हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से मैं लेके आया आपके लिए उत्तराखंड एलटी 2024 के फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन। और इसका जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है उसकी आज हम यूनिट फोर्थ के थर्ड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो होने वाला है बैकवर्ड चाइल्ड एंड इट्स एजुकेशन। यानी जो पिछड़े बालक होते हैं और इनकी जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड। इससे पहले यूनिट फोर की दो क्लासेस मैंने आपको दी थी, जिसमें एक में हमने प्रतिभाशाली बालक के बारे में डिस्कस किया था और एक में हमने जो है विशिष्ट बालक की पहचान, उसकी शिक्षा, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। इसी तरह से यूनिट फोर्थ आपकी चलती रहेगी। यूनिट थर्ड और यूनिट फाइव ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और अब आपके पास काफी समय है, तो आप डिटेल से तैयारी कीजिए। और मैं भी आपको कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दें। साथ में एमसीक्यू सीरीज चलती रहेगी, जो जो यूनिट होती रहेगी उसके एमसीक्यू मैं आपको कराते रहूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले शैक्षिक रूप से कमजोर या बैकवर्ड चिल्ड्रन जिसे कहते हैं, वो होता क्या है। तो पिछड़े बालक शब्द से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि बालक वे होते हैं जो विभिन्न प्रकार से पिछड़ जाते हैं। अब पिछड़ने का मतलब केवल एजुकेशन में पिछड़ना नहीं है। ये बालक शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में पिछड़ सकते हैं, जैसे अधिगम में, शैक्षिक प्रगति के क्षेत्र में। यानी ये बालक जो होते हैं वह किसमें भी पिछड़ सकते हैं। हो सकता है उनकी लर्निंग कम हो सकता है उनके मार्क्स कम आए। इस तरह से हुआ। अब जो पिछड़ा बालक होता है वह होता है जो वर्तमान परिवेश में दी जा रही शिक्षा या कक्षा में ठीक तरह से अधिगम नहीं कर पाते हैं, और उनकी शैक्षिक प्रगति होने के बजाय अवनति होने लगती है। जरूरी नहीं है कि जिस बालक की बुद्धि लब्धि स्तर कम हो वही पिछड़ा बालक हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसकी जो बुद्धि लब्धि है, यानी जिसका जो आईक्यू है वो कम हो, वही जो है आपका पिछड़ा बालक हो। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी अच्छे अच्छे बच्चों की भी क्या होने लग जाती है, अधिगम क्षमता कम होने लग जाती है। अगर आपकी क्लास में एक अच्छा बच्चा है जो पढ़ने में बहुत होशियार था, तो उसका आईक्यू तो अच्छा है, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश आजकल उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, उसकी पढ़ाई पे उसका असर पड़ेगा, और पढ़ाई पे असर पड़ने का मतलब वो उसका अधिगम स्तर निम्न होना शुरू हो जाएगा। और उसका जब अधिगम कम होना शुरू हो जाता है तो वो भी बैकवर्ड चाइल्ड कहलाएगा, पिछड़ा हुआ बालक कहलाएगा। क्योंकि वो आपकी वर्तमान कक्षा में जो अन्य बालक है उनसे क्या हो रहा है, पिछड़ रहा है। इस तरह से पिछड़े बालक की परिभाषा केवल आईक्यू पे निर्भर नहीं करती है। फिर पिछड़ा बालक वह भी हो सकता है जिसका आईक्यू लेवल सामान्य से बहुत अधिक है, क्योंकि उसे भी अधिगम के लिए सामान्य परिस्थितियां प्रदान करने पर भी वह ठीक ढंग से अधिगम नहीं कर पाता है, और उसकी असातीत शिक्षिक शैक्षिक प्रगति नहीं हो पाती है। तो जो मैं चीज कह रहा था वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है उसका, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश आजकल उसकी अधिगम या सीखने की जो परिस्थितियां हैं वो अच्छी नहीं है, और उसका जो अधिगम स्तर है वो कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, उसका पिछड़ रहा है वो बालक। और जब पिछड़ रहा है वो बालक तो उसी को कहते हैं बैकवर्ड चाइल्ड, यानी पिछड़ा हुआ बालक। आइए डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। तो पिछड़े बालक की परिभाषा दी थी बॉर्टन हार्ट के अनुसार। तो बॉर्टन हार्ट के अनुसार क्या था, पिछड़े बच्चे वे होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धियां उस स्तर से निम्न स्तर की जाती हैं जिनके लिए वह योग्य होते हैं। पिछड़े बच्चे वे हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धियां जो है उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ जाती है, जिनके लिए वह योग्य होते हैं। इसी तरह से सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालक की परिभाषा क्या है कि पिछड़े बच्चे वह हैं जिसकी शैक्षिक लब्धि या बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम हो। देखिए, ये परिभाषा सिरिल बर्ट ने दी है। तो सिरिल बर्ट ने जो है पिछड़े बालक को किसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया है, बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप टी के मैनन के अनुसार देखें तो भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वह होते हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से एक से अधिक वर्ष बड़े हों। यानी अगर आप 5 साल के हैं सामान्य, तो आप जो है आपकी जो शैक्षिक आयु है वो 6 साल की, यानी आप 6 साल वाले बच्चे की तरह पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये क्या है, 1 साल क्या है, अधिक है आपकी पढ़ाई की उम्र। पढ़ाई की उम्र 1 साल अधिक होने का मतलब है कि आप जो है अपने पढ़ाई में औसत से पीछे हैं, नीचे हैं। तो इसे कह, ये टी मैनन के अनुसार था कि पिछड़े बालक वे हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से एक से अधिक वर्ष बड़े हों। जैसे इसका मतलब अगर आप 6 साल के हैं
तो वर्तमान में उम्र तो आपकी 5 साल है, लेकिन आपका जो करेक्टर है 5 साल की पढ़ाई लायक नहीं है, इससे कम वाले लायक है, 4 साल लायक है। तो ये क्या है, आपका औसत आयु 5 साल अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता कितनी है कि 4 साल है। तो वास्तविक आयु से जो आपकी पढ़ने की आयु है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इस तरह से, यानी आप अगर कक्षा 7 में हैं और आप कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं और कक्षा 6 की चीजों को ही कर पा रहे हैं, तो यानी आप पिछड़े बालक हैं। तो कक्षा 7 में तो पहुंच गए, लेकिन 7 वाली चीजें आपको नहीं आ रही हैं, आपको 6 वाली चीजें आ रही हैं, तो 1 साल आप पिछड़ चुके हैं। तो जो दिख रहा है वास्तव में आपकी आयु जो है वो ज्यादा है, लेकिन वो सॉरी, वास्तव में आपकी आयु कम है, लेकिन आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वो क्या हो रहा है, आपको और कम नीचे डाल रहा है। तो ये है, ये मैनन के अनुसार थी परिभाषा कि भारतीय स्थिति में पिछड़े बालक वे हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े हो। ये केवल परिभाषा है, मैनन ने दी थी, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कि जो पिछड़ापन होते हैं उसके प्रकार क्या है। तो पिछड़ापन सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन। सामान्य पिछड़ापन क्या है, इस प्रकार में बच्चे सभी पक्षों में पिछड़ा दिखाई देता है। वह लगभग कक्षा कक्ष के सभी विषयों में पिछड़ जाता है। पाठ्यक्रमानुसार क्रियाओं से उसे कोई सफलता नहीं मिलती है और वह उनमें भाग नहीं लेता है। सामान्य पिछड़ापन का मतलब हो गया कि बच्चा जो है सभी पक्षों में पिछड़ा दिखेगा, केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही नहीं, सब सब्जेक्टों में बच्चा पिछड़ा देगा, एक्टिविटी में पिछड़ जाएगा, जो उसके अदर करिकुलम एक्टिविटी होती हैं उनमें पिछड़ जाएगा, तो सब जगह पिछड़ जाएगा, उसे कहते हैं सामान्य पिछड़ापन। लेकिन दूसरा होता है विशिष्ट पिछड़ापन। इस प्रकार के पिछड़ेपन में बच्चे किसी एक विशेष विषय या पक्ष में पिछड़ता है। जैसे सपोज करो उसकी गणित की अधिगम क्षमता कम हो गई है, तो वो गणित के क्षेत्र में पिछड़ रहा है, लेकिन बाकी क्षेत्र में वो अच्छे नंबर ला रहा है, तो उस तरह के पिछड़ापन को कहेंगे विशिष्ट पिछड़ापन। वह सभी विषयों में पिछड़ने के बजाय किसी विशेष विषय में किसी कारणवश सामान्य बच्चों के साथ नहीं चल पाता है, वह उस विषय में उनकी तुलना में पिछड़ जाता है, तो इसे कहते हैं विशिष्ट पिछड़ापन। तो सामान्य पिछड़ापन मीन्स सब में पिछड़ना, विशिष्ट पिछड़ा मीन्स किसी पर्टिकुलर विषय में पिछड़ जाना। आगे बात करते हैं पिछड़ेपन के कारण की, यानी जो आपके पिछड़े बालक होते हैं वो क्यों होते हैं। किसी बालक का सामान्य वातावरण में ठीक ढंग से ना रह पाना और ठीक तरह से अधिगम ना करने के कारण कई हो सकते हैं, जिसमें किसी बालक के पिछड़ापन के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। कुछ कारकों पर बात करते हैं, जैसे पहला है शारीरिक और मानसिक कारक। तो किसी बालक में शारीरिक या मानसिक विकार उसकी निम्न शैक्षिक उपलब्धि का कारण हो सकता है और वह सामान्य शिक्षण अधिगम परिस्थिति में नहीं रह पाता और पिछड़ जाता है। तो पहला जो शारीरिक और मानसिक कारक है उसका निम्न शैक्षिक उपलब्धि के कारण हो सकता है, यानी उसको जो है शिक्षण जो उसके लिए किया जा रहा है या जो अधिगम वो कर पा रहा है वो परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो उन परिस्थितियों में वह समायोजित नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो पिछड़ जा रहा है। तो ये है आपका शारीरिक और मानसिक कारक। हो सकता है आप उसको पढ़ा रहे हैं लेकिन उस तरह का माहौल नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह का उसको माहौल चाहिए। दूसरा होता है अशिक्षित परिवार या कलहपूर्ण परिवार। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पिछड़ेपन का। किसी बालक के पिछड़ेपन का यह प्रमुख कारण है कि यदि किसी बालक को निम्न शिक्षा स्तर के लोगों की संगत मिलती है, जो वातावरण में वो रह रहा है, अगर वो निम्न स्तर संगत वाले हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है और उसका नकारात्मक प्रभाव बच्चे पे पड़ता है, जिससे बालक पिछड़ जाता है। कभी कभी परिवार में लड़ाई झगड़े कलह का वातावरण होने पर भी उस वातावरण का प्रभाव बालक के मानसिक स्तर पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को जो एनवायरनमेंट दिया जाए घर में वो ऐसा दिया जाए जिससे बच्चे आगे बढ़े, ना कि बच्चे पिछड़े। तो हमेशा आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए घर में जिससे जो है बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रस्त किया जाए। तो अशिक्षित परिवार में अक्सर यही होता है, और या जहाँ झगड़े परिवार में होते रहते हैं वहाँ उसका दुष्प्रभाव बालकों पर पड़ता है और बालक पिछड़ जाता है। अच्छे अच्छे बालक भी अपनी शिक्षा में प्रगति नहीं कर पाते हैं। आगे है अयोग्य अध्यापक और कुशल निर्देशन का अभाव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अयोग्य अध्यापक, अगर कोई ऐसा अध्यापक मिल जाए जो किसी को अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा है, अक्सर तब भी पिछड़ जाते हैं जब बालक को अयोग्य अध्यापकों का संरक्षण मिलता है और उसे वांछित शैक्षिक वातावरण उपलब्ध नहीं हो पाता है, उसे सही मार्गदर्शक नहीं मिल पाता और ऐसे बालक भी सामान्य रूप से पिछड़ जाते हैं। देखिए आज से आप 10-15 साल पीछे चले जाइए,
जब आपने अपनी 10th 12th की होगी, अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल से 10th 12th की है, तो आपको एक अच्छे टीचर्स का सेट नहीं मिला होगा, अगर आप किसी दुर्गम क्षेत्र के विद्यार्थी रहे होंगे तो उसकी वजह से भी आप पिछड़े हुए होंगे, शिक्षा में पिछड़ गए होंगे। आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर आपको सपोज करो मैथ्स का टीचर अच्छा नहीं मिला, तो आप मैथ्स के क्षेत्र में पिछड़ गए होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो यदि आप एक अध्यापक बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आप एक कुशल निर्देशक बने और एक योग्य अध्यापक बने, और अपनी कक्षा में तल्लीन होके पढ़ाएं बच्चों को, ताकि जो है, जो चीजें आपने झेली हैं वो बच्चे, आज के बच्चे ना झेलें, और बच्चे आपके पढ़ाए हुए आगे बढ़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, और ये आप लगभग लगभग सभी के लाइफ में हुआ होगा। जितने लोग आप तैयारी कर रहे हैं, और आपको भी अच्छे शिक्षक नहीं मिले होंगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप पिछड़ गए होंगे, तो आप भी जो है विशिष्ट पिछड़ापन होने का शिकार हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आगे क्या है इसकी, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान कैसे की जाती है? कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बालक जो है शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। तो पहला क्या है, देखिए, विभिन्न परिस्थितियों और व्यवहार का ज्ञान। शैक्षिक पिछड़ेपन के बाह्य कारक होते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक स्तर, माता पिता का शिक्षा स्तर, सत्र में बच्चे की उपस्थिति, विद्यालय में प्रवेश का समय, विद्यालय का वातावरण, शिक्षा शिक्षकों और शैक्षिक का ज्ञानात्मक स्तर, प्रयोग में लाए जाने वाली शिक्षण विधियां, उपकरण आदि का ज्ञान सहायक सिद्ध हो सकता है। अगर आपको पता लगाना है पिछड़ेपन का, तो इन सारी चीजों से आप पता लगा सकते हैं, जैसे कि बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि जान ली, बच्चे के घर के चीजें जान ली, पारिवारिक स्तर जान लिया, या विद्यालय में प्रवेश कब लिया था, उस टाइम शिक्षक, विद्यालय का वातावरण कैसा था, विद्यालय में टीचर थे या नहीं थे। इन परिस्थितियों से आप पता लगा सकते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान कर सकते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से। अब व्यक्तिगत बुद्धि प्रशिक्षण से किससे किया जाता है? बुद्धि लब्धि के सूत्र से, जो होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। जैसे मैं अभी कह रहा था आपको कि अगर कोई 4 साल का बच्चा है, और उसकी मानसिक आयु जो है वो 3 साल वाली है, तो वो क्या है, पिछड़ रहा है। होना तो उसको वास्तव में 4 साल वाले था, लेकिन उसकी बुद्धि जो है 3 साल वाले बच्चे की तरह है। तो इससे क्या होगा, वो पिछड़ जाएगा। तो आईक्यू लेवल से भी आप देख सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मेंटल एज जो होती है, मानसिक आयु कम होती है और वास्तविक आयु क्लिनिकल एज ज्यादा होती है, तो जो बुद्धि लब्धि है, जो आईक्यू है, वो हमेशा ज्यादा होता है, बढ़ता रहता है। सॉरी, आईक्यू जो है वो आपका घटता रहता है, कम होता रहता है। तो अगर आपकी मेंटल एज ज्यादा है, अगर आपकी मेंटल एज ज्यादा है और क्रोनिकल एज कम है, तो उस केस में आईक्यू आपका बढ़ेगा। तो यानी अगर आप प्रतिभाशाली बालक बनना है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा कि मेंटल एज ज्यादा है और क्रोनिकल एज कम है। और अगर आप किसकी बात करते हैं, पिछड़े बालक की, तो वो इस कैटेगरी में आएगा कि मेंटल एज कम है और क्रोनिकल एज ज्यादा है। तो आप जो है, पहला चीज तो क्या था कि उसके शैक्षिक वातावरण, सामाजिक घर के वातावरण से पता लगा सकते हैं। दूसरा जो आईक्यू का सूत्र है, उसके अनुसार भी आप पता लगा सकते हैं। तीसरी बात आती है मानवकृत उपलब्धि परीक्षण। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए पहले से स्थापित परीक्षणों द्वारा पता लगाया जा सकता है। बहुत सारे प्रशिक्षण हैं, जो अभी आप जब सेकंड यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के शैक्षिक प्रशिक्षण, उनसे भी पता लगा जा सकता है। उपलब्धि परीक्षण से पता लगाया जा सकता है कि छात्र में दी गई परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सांख्यिकीय विधि द्वारा या अंतर ज्ञात कर शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों का पता लगाया जा सकता है। आपने सपोज करो, आपकी क्लास में बच्चों के नंबर आ रहे हैं 10, 9, 8, 10 में से 10, 9, 8, 7, लेकिन एक बच्चे के नंबर आ रहे हैं 2। तो जो औसत है आपका, जो सामान्य बच्चों का औसत है, सपोज करो 7 नंबर है, तो आपके जो पिछड़ा बालक है उसके 2 नंबर हैं, तो इसका मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 नंबर का। तो ये 5 नंबर से वो बच्चा पिछड़ रहा है। तो इस तरह से भी आप पता लगा सकते हैं। सामूहिक प्रशिक्षण की बात करते हैं, तो अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। वह शाब्दिक भी हो सकता है और अशाब्दिक भी। और अन्य मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण में कभी कभी बच्चे के पिछड़ेपन का कारण शैक्षिक या बौद्धिक ना होकर मनोवैज्ञानिक होता है, जैसे बच्चे का कक्षा और घर में कुसमायोजन, प्रेरणा और प्रोत्साहन का अभाव, शिक्षा और विषय विशेष के अज्ञानता, प्रतिकूल अभिवृद्धि, संवेगात्मक सामाजिक कुसमायोजन, मानसिक द्वंद्व, दुश्चिंता आदि का पता लगाने के लिए साक्षात्कार या माता पिता से विचार विमर्श की तकनीकों को प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
जो अक्सर देखा जाता है कि जो बालक पिछड़ेपन का शिकार होते हैं वो इसी कारणवश होते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर जो अगर मैं कहूँ पिछड़ेपन के लिए, तो वो परिवार होता है, परिवार का वातावरण होता है। अगर आप खुद देखें कि आपकी अल्टी की तैयारी आप कर रहे हैं, सपोज करो आपके घर में कुछ इस तरह से झगड़ा हो गया किसी के बीच भी, भाई बहन माता पिता किसी के बीच भी, तो आपका जो पढ़ाई का मन होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और आप भी जो है अन्य बालकों की से पिछड़ जाएंगे। या जैसे अभी आपका बहुत अच्छा रिदम चल रहा था, एक बाहरी कारक मैं आपको बताता हूँ, और परसों जो है एग्जाम डेट पीछे चली गई, तो कुछ लोगों का जो पढ़ाई का कंटिन्यूटी होगी वो भी बंद होगी पीछे चले गए होंगे। तो आप 1 घंटे आपने कम पढ़ा तो आप 1 घंटे लोगों से पिछड़ गए हैं। तो ये भी पिछड़ेपन का कारण होता है। लेकिन बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है कि परिवार का जो माहौल है वो पिछड़ेपन का महत्वपूर्ण कारक रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए पिछड़े बालक की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पिछड़े बालक की विशेषताओं में पहली विशेषता है कि पिछड़े बालक अक्सर झेपू प्रवृत्ति के होते हैं और अध्यापक और मार्गदर्शक से कोई सवाल करने से डरते हैं। जो पिछड़े बालक होते हैं वो आपसे क्वेश्चन करने में भी डरेंगे और झेपू प्रवृत्ति के होते हैं, शर्मीले होते हैं। दूसरा क्या है, पिछड़े बालक की अधिगम की गति धीमी होती है, ये तो आप जानते ही हैं। तीसरा, पिछड़े बालक की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य से कम रहेगी, आईक्यू कम होगा उसका। ये बालक किसी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं और गलती वे अक्सर करते हैं जिनमें वांछित सुधार नहीं हो पाता है। ऐसी गलतियां करते हैं जो सुधार नहीं कर पाते हैं। और पिछड़े बालक कक्षा की सामान्य परिस्थितियों में अक्सर असहज महसूस करते हैं। जो सामान्य टॉपिक चल रहा होगा उसमें वो लोग असहज महसूस करेंगे, उनको समझ नहीं आएगा और स्कूल से पलायन करने की भी कोशिश करते हैं। जब बच्चों को कुछ नहीं समझ आता तो कुछ बच्चे जो होते हैं जो ज्यादा पिछड़ जाते हैं वो क्या करते हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये थे पिछले बालक की विशेषताएं, जयपुर प्रवृत्ति और मार्गदर्शक या टीचर से कोई सवाल नहीं करना। पिछड़े बालक अधिगम की गति कम होती है। पिछड़े बालक की शैक्षिक उपलब्धि सामने से कम होगी। ये बालक किसी कार्य को ढंग से नहीं कर पाते और गलती के लिए अक्सर वांछित सुधार भी नहीं कर पाते हैं। और साथ में जो है सामान्य परिस्थितियों में असहज महसूस करते हैं आपकी क्लास में और स्कूल से पलायन करने की भी कोशिश करते हैं। आगे देखिए शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की शिक्षा, अब इनको किस तरह से शिक्षा दी जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण है सहानुभूति पूर्वक व्यवहार द्वारा। सबसे पहले आपको उनके साथ एक फ्रेंडली नेचर से व्यवहार करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो आप क्या करेंगे, पिछड़े हुए बालकों को सहानुभूति पूर्वक देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे पहले पढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद धीमी गति से पढ़ाना, उनको उनकी गति से पढ़ाइए। व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, अब जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है एकेडमिक में अच्छा हो रहा हो, उसको कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। अगर तब भी बच्चा नहीं हो रहा है तो विशेष विद्यालयों की व्यवस्था की जाए। और या फिर दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग की जाए जो एक इम्पॉर्टेंट साधन हो सकता है। उनके लिए पढ़ाई को आपको रुचिकर बनाना पड़ेगा। फिर है आत्मविश्वास की वृद्धि कराकर उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा दी जा सकती है, छोटी कक्षाओं और उपयुक्त निर्देश देकर। जो बच्चे ऐसे हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाए और उनको एक साथ बैठा के उपदेश दिए जाए, निर्देश दिए जाए, तो भी फायदा हो सकता है। फिर पिछड़ेपन का पता लगाकर उसका निवारण द्वारा, घर की स्थिति है तो उसका निवारण करना चाहिए। श्रेणीहीन कक्षा के द्वारा, श्रेणीहीन कक्षा मतलब होता है कि आप उसी तरह से कॉन्टिन्यूअस वे में नहीं चलना, कुछ रुक के चलना। मतलब जिस तरह से आप जिस गति से अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं उसी श्रेणी में नहीं पढ़ाना, थोड़ा सा धीरे हो जाना। फिर उपचारात्मक कक्षा, रेमेडियल क्लासेस देना। फिर सरल और संरचनात्मक विषयों के अध्ययन से, जैसे है कि आप कहते हैं ना कि 10th के बाद जो है इनको 11th में साइंस मत दिला दो, तो वो चीज करना। क्रियात्मक विधियों के प्रयोग द्वारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाए। पक्षोन्नति पूरे वर्ष के कार्य पर दी जाए और बार बार बताया जाना, उनको बार बार आप बताएं, पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें। उसके साथ साथ अभिलेख रखना, उनके रिकॉर्ड तैयार करना, मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना। फिर दूषित शिक्षा प्रणाली से सुधार करना, राज्य की ओर से कुछ सुविधा प्रदान करना, शोध कार्यों की प्रचुरता द्वारा किया जा सकता है। सभी का सहयोग आवश्यक है, स्कूल विद्यालय परिसर सब, परिवार सबका सहयोग जरूरी है बैकवर्ड चिल्ड्रन को आगे बढ़ाने के लिए। अभिप्रेरणा प्रदान करना, अभिप्रेरणा प्रदान करना मतलब उनको मोटिवेशन देना, आर्थिक सहायता देकर। शैक्षिक परिभ्रमण द्वारा उनको इधर उधर घुमाया जाए, शैक्षिक परिभ्रमण कराया जाए। और मनोवैज्ञानिक निर्देशनों के द्वारा या किसी मनोचिकित्सक के पास भी उनको ले जाया जा सकता है
बट ये तब होता है जब आप सारे कारणों का पता लगा पाए। तो ये थे पिछड़े बालक, और पिछड़े बालक से रिलेटेड उनकी शिक्षा, उनकी पहचान कैसे की जाए, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनकी परिभाषा किस किस ने क्या दी। तो इस तरह से आज हमने पिछड़े बालक पे डिस्कशन किया था। नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 4 का। बने रहिए आप ए टू जेड जॉब वैकेंसीज के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर कीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर करते रहिए, लेजीनेस मत दिखाइए। पेपर होगा 18 अगस्त को, लेकिन आपको सिलेबस जल्दी से जल्दी अपना तैयार करके रखना है। गुड बाय, गुड लक।